भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। बात कुछ साल पहले की है, जब मैं साउदर्न मैड्रिड के वालेकास में अपने पेरेंट्स के साथ रहा करती थी। मुझे मुश्किल से बस 2 ही साल हुए होंगे वालेकास में आए हुए, पर इन 2 ही सालों में मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा वक्त गुजारा था। हाई स्कूल में पढ़ते हुए मेरी मुलाकात रॉकी से हुई थी और पहली नज़र में ही हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। मेरे 3 खास सहेलियों को बस इस बात की खबर थी कि रॉकी और मैं रिलेशनशिप में थे। हम चारों सहेलियां अपने बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं रखते थे। सहेलियां कम और बहनें ज़्यादा थे हम लोग। एस्तेफानिया, लूसियाना, मार्टिना और मैं हर दिन कोई ना कोई उधम मचाया करते थे। 15 साल की उम्र में दुनिया के हर अनजान चीज़ों को जानने और नए खोज में अपने आप को उलझाए रखने में अलग ही मज़ा आता था। तब के ज़माने में इंटरनेट ना होते हुए भी किताबों से काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला करता था। स्कूल और लोकल लाइब्रेरी से आए दिन नए नए किताबें हम चारों अपने अपने नाम से लेकर आया करते थे और फिर शुरू करते थे अपना डिस्कशन। ऐसे ही एक दिन शाम के वक्त मार्टिना के घर पे बैठे हुए एस्तेफानिया ने कहा, आज तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, कुछ अलग सा जो तुम में से कोई भी गेस नहीं कर सकते हो। और अगर मैंने गेस करके दिखा दिया तो? मार्टिना ने कहा। मैं तुरंत उन दोनों को चुप कराते हुए बोली, अरे बस बस बहुत हुआ, इतना बहस मत करो। तू दिखा क्यों नहीं देती कि ख्याल आई है? इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही है? अच्छा बाबा ठीक है सोफिया, मान ली तेरी बात, ये देखो। मुझे इतना कहकर एस्तेफानिया ने अपने बैग से एक बड़ी सी किताब निकालकर स्टडी टेबल पे हम सबके आगे रख दिया। उस किताब को देखकर हम सब एकदम से शांत हो गए, क्योंकि वो बिल्कुल काले रंग की थी और उसके ऊपर एक स्कल ड्रॉ किया हुआ था। हैरानी से जब मन में कई सवाल उठ रहे थे, तब अचानक से बुलंद आवाज़ में एस्तेफानिया बोली, देखो ये है वो किताब जो आज मैं लाइब्रेरी से लेकर आई हूँ तुम सबको दिखाने। इसमें जादुई और तांत्रिक विषयों पे चर्चा किया गया है। पता है कुछ और भी मालूम पड़ा है यहाँ से। वीजी बोर्ड। इस बोर्ड के ज़रिए ना हम किसी भी मरे हुए इंसान की आत्मा को अपने पास बुला सकते हैं। मतलब मौत के बाद भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके आगे भी वो काफ़ी कुछ जानकारी बताती गई उस किताब में लिखे गए चीज़ों के बारे में। 2 दिनों बाद मेरे बर्थडे पे मैंने अपने सारे स्कूल के दोस्तों को घर पे इनवाइट किया था। रॉकी भी उस दिन सबके साथ आया हुआ था। मुझे एक बहुत प्यारा सा पेंडेंट गिफ्ट किया था रॉकी ने। लूसियाना तो पेंडेंट देखते ही बोली, इट्स टू एक्सपेंसिव मैन। रॉकी तुमने मोटर बाइक भी खरीद ली और आज इतना महंगा गिफ्ट भी दे रहे हो, क्या बात है, खजाना मिला है क्या कोई? रॉकी मेरी तरफ इशारा करके बोला, हाँ खुद देख लो। सच में उस दिन अपने आप को किसी प्रिंसेस से कम नहीं समझ रही थी मैं। मुझे जैसे सारी खुशियाँ और आने वाले फ्यूचर का एक झलक दिख रहा था। रॉकी और मैं
कैसे यूं ही पूरी जिंदगी हंसी खुशी बिताएंगे, यही सब सपने बुनने लग गई थी मैं। पर उस रात पार्टी के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे सपने हमेशा के लिए बस सपने बनकर ही रह गए। घर लौटते वक्त रास्ते में रॉकी के मोटर बाइक का एक्सीडेंट हो गया। जब तक हॉस्पिटल पहुंची, मेरा रॉकी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसने जख्मी हालत में मेरी तरफ नजरें उठाई। उसके होंठ हिल रहे थे। शायद वो मुझे कुछ कहना चाह रहा था, पर क्या? मैंने हड़बड़ी में उससे पूछा, हाँ रॉकी, बोलो, कुछ कहना चाहते हो? मैं यही हूँ, बताओ। देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, अभी ठीक कर देंगे डॉक्टर सब कुछ। तुम हिम्मत। इससे आगे कि मैं कुछ और बोलती, रॉकी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। मैं बदहवास होकर चिल्लाती गई और उसे बार बार पुकारती गई, रॉकी, रॉकी उठो, रॉकी, रॉकी उठो, रॉकी क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? रॉकी उठो, रॉकी। पर उसने पलटकर मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अगले करीब 2 हफ्तों तक मैं किसी से भी नहीं मिली। घर पे दिन भर अपने कमरे में रॉकी की यादों में खोई रहती थी। मन बार बार यही सवाल पूछता था कि आखिर वो मुझे अंत में क्या कहने की कोशिश कर रहा था। कम से कम अगर मैं उसकी आखिरी बातें सुन पाती तो कुछ शांति मिलती मुझे। काफ़ी सोचने पर भी जब मुझे कोई उपाय नहीं सूझा तो मैं अपनी सहेलियों से मिलने की बात सोची। उन सबको मैंने मेरी बेचैनी के बारे में खुलकर बताया तो इस्तेफानिया ने और हम सभी ने मिलकर एक उपाय निकाला। इस्तेफानिया ने अचानक से कहा, क्यों ना हम वीजी बोर्ड का सहारा लें। उस बुक से मैंने आत्मा को बुलाने का प्रक्रिया सीखा है। अगर तुम सब राज़ी हो तो कल स्कूल में कभी मौका देखकर हम स्टोर रूम में पहुंचेंगे और वहीं पर हम रॉकी की आत्मा को वीजी बोर्ड के ज़रिए बुलाएंगे। क्या कहते हो तुम सब? उसका ये सुझाव हम सबको अच्छा लगा। मैंने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, मंजूर है मुझे। मार्टिना और लूसियाना ने भी हाँ कर दी। जैसा हमने प्लान किया था बिल्कुल वैसे ही क्लासेस के बीच में मौका देखकर स्टोर रूम पे पहुंच गए हम लोग। इस्तेफानिया ने सबकी तरफ नज़रें घुमाकर कहा, इस बोर्ड को यूं ही बीच में रखकर आंखें बंद करके हमें रॉकी को बुलाना होगा। इसी तरह अपने फिंगर्स को इस बोर्ड पे टच करके रखना है। जैसा जैसा मैंने कहा था, सब याद है ना? सबके हामी भरने के बाद हम चारों ने अपनी आंखें बंद कर ली और रॉकी को बुलाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उस कमरे की चीज़ें हिलने की आवाज़ मेरे कानों में पहुंचने लगी। पर जैसा कि इस्तेफानिया ने मना किया था, हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि हम अपनी आंखें खोलें। उसके बाद तेज़ हवा बहने लगी। उस कमरे में मानो जैसे कोई तूफान आया हुआ हो। मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि शायद मेरा रॉकी आ चुका है। अब मुझे पता चल ही जाएगा कि वो क्या कहना चाहता था। पर एक बार फिर मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। उसी पल हमें हमारे स्कूल की नन सिस्टर एंजेला की आवाज़ सुनाई दी। What the hell are you girls doing here? Have you all lost it? उनकी आवाज़ सुनते ही हम सब ने आंखें खोल ली
और डरते हुए उनकी तरफ देखते हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बिना कुछ बताए ही सिस्टर एंजेला ने अचानक से उस उइजी बोर्ड को हाथ में उठाकर उसी पल तोड़ दिया। जैसे ही वो बोर्ड हमारे आंखों के सामने टूटी, हम सबको एक सफ़ेद धुआं सा पैदा होते हुए दिखा और कुछ सोच या समझ पाते उससे पहले ही वो धुआं एस्तेफानिया के मुंह और नाक से जैसे उसके अंदर चला गया। मैं, मार्टिना, लूसियाना और सिस्टर एंजेला ऐसा नज़ारा देखकर पत्थर के मूरत जैसे अपनी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। सिस्टर एंजेला भी कुछ बोल नहीं पा रही थी और ठीक तभी एस्तेफानिया अचानक से कांपने लग गई और उसकी आंखों की पुतलियां गोल गोल घुमाते हुए जोर जोर से सांसें लेने लगी और कराहने लगी। उस दिन डॉक्टर्स के जांच के बाद पता चला था कि एस्तेफानिया को सीजर मतलब मिर्गी का पहला दौरा पड़ा था। मैंने और बाकियों ने यही सोचा कि शायद दवाई और आराम करने पर कुछ वक्त के बाद फिर से वो नॉर्मल हो जाएगी, पर हम सब की सोच गलत निकली। अपने आप को ब्लेम करती हुई मैं अगले कुछ दिनों तक मार्टिना और लूसियाना से उसकी तबीयत का पूछती रही, लेकिन उनके पास से आए दिन मुझे अजीब और गरीब किस्से सुनने को मिलते थे। उस हादसे के 2 दिन बाद मार्टिना ने मुझे चिंता जताते हुए कहा, एस्तेफानिया की तबीयत बहुत बिगड़ गई है सोफिया, वो हैलुसिनेट करने लगी है। रात को अजीब अजीब सपने देखकर घर के सबको चिल्लाकर बुलाया करती है। कभी अपने छोटे मासूम भाई बहन पे बिना बात चीखती और गुस्सा भी करती है। उसके पेरेंट्स कह रहे थे कि उसे अपने चारों ओर घर पे बस इविल स्पिरिट्स दिख रहे, काली परछाइयाँ और पता नहीं क्या क्या। समझ नहीं आ रहा है सोफिया, आखिर उसे हुआ क्या है? मार्टिना के किए हुए आखिरी सवाल का जवाब अगले 6 महीनों तक कई डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट को दिखाने के बाद भी उसके पेरेंट्स को पता नहीं चल पाया। मेडिकल रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल था, पर साफ साफ सभी को दिख रहा था कि हमारी प्यारी हंसमुख चंचल एस्तेफानिया अचानक से बहुत बदल गई है। उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी थी। मैं जब भी उसके बारे में सोचती थी बहुत बुरा लगता था मुझे। मैं भी एक दिन उससे मिलने पहुंची तो उसकी नज़रें मेरे इर्द गिर्द घुमाते हुए वो कुछ तो देख रही थी। मैंने उसका हाथ थामकर कहा, क्या हो रहा है तुझे? क्या तकलीफ़ होती है? बता मुझे, क्यों ऐसा अलग बिहेव कर रही है? मेरी तरफ देख। पर मेरी तरफ बिना देखे ही उसने कहा, तेरे ठीक पीछे, नहीं नहीं, इधर इधर, तेरे बिल्कुल नेक्स्ट पे, और उस दरवाजे के सामने भी बस चारों तरफ काले साए दिख रहे हैं। वो मुझे घूर रहे हैं, वो गुस्सा है मुझसे, मुझे अपने साथ ले जाएंगे। दे आर इविल्स, इविल है वो, इविल है। उसकी कही हुई एक भी बात मेरे समझ से बाहर थी। ये सिलसिला 1.5 साल तक चलता रहा और एक दिन हॉस्पिटल में उसने अपना दम तोड़ दिया। ये थी आज की पैरानॉर्मल कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। घोस्ट स्टोरीज़ इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त
बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।